बुलेटिन में सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अहमद शाह एक्सपो सेंटर में कराची बुक फेयर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की कहानियाँ, आपका अपना अदब, आपका जो भी आपकी इवन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की, तो हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या हुआ, किताब नहीं है तो हम कंप्यूटर पे पढ़ लेंगे, मोबाइल पे पढ़ लेंगे, तो फिर इस तरह से जो हमारा एक हेरिटेज चला आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दुनिया भर में जितनी तारीखी लाइब्रेरियां थी बगदाद से लेकर के और मोरक्को तक और बरतानिया और अमेरिका और अभी भी जैसे, तो क्या इस सकाफत को ख़त्म कर दिया जाए? तो ये मैं इनको कोई कमर्शियल कारोबारी लोग के तौर पे ट्रीट नहीं करता। अब ये एक मुश्किल तरीन पेशा है इस वक्त। ये चाहते तो इतना सारा सरमाया निकालते और किसी और कारोबार में लगाते। बहुत सारे बड़े पब्लिशिंग हाउस जो हैं, आपको पता है कि उन्होंने बंद भी करना शुरू कर दिया है। तो बस मैं मुबारकबाद देता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से और आर्ट्स काउंसिल की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट की वो करता हूँ। इसको हमें एक कैंपेन बनाना पड़ेगा इसको कि किताब की रीडिंग को बचाने के लिए हमें बुक सेलर्स और पब्लिशर्स के साथ जो हमारा समाज है उसे खड़ा होना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल जवाब अनवर? ये भी किताब से रिलेटेड है। असल में आप बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की किताबों की, स्कूल की, तो उसमें यह है कि उनके पैसे 1 अरब रुपया रिलीज हो गया पिछले हफ्ते। मैंने आपको असेंबली में भी बताया था। और देखिए, मैं कोई यकीन से तो इसलिए नहीं कर सकता, आपको पता है टेक्स्ट बुक का जो चेयरमैन है वो भी पिछले हफ्ते चला गया, दूसरा आ गया, लेकिन इसको मजीद ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। और किताबें कम अज़ कम, भाई जो आपका फिक्स कोर्स है वो आप हर साल क्यों छापते हैं कि अगले साल आपका वो जो है डबल हो जाती है प्राइस, अगले साल डबल हो जाती है। स्कूल का जो फिक्स कोर्स है, आप 3 साल की किताब 3 साल पहले से अब 3 गुना हो गई, तो हुकूमत को तो नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। जो आता है वो अपने हिसाब से करता है और फिर जिसके फायदे में होता है वो चलता है। देखिए, वो उन्होंने अनाउंस तो निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अहमद शाह एक्सपो सेंटर में कराची बुक फेयर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि कराची और मलीर की बार एसोसिएशंस के इलेक्शन जारी हैं। कराची बार के लिए 28 पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग का अमल भी जारी है। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदारत के लिए नईम कुरैशी, आमिर नवाज वड़ाइच और खालिद मुमताज में मुकाबला है। मलीर बार के इंतखाबात में भी वोटिंग जारी है। सदारत के लिए डाउ जाहिद, नासिर रजा और बैरिस्टर फयाज मद्दे मुकाबिल हैं। एजाज बंगश, लुत्फुल्लाह और गुल मोहम्मद सोमरू भी सदारत के लिए आमने सामने हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ और मुमताज़ जमाली सिटी कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। हम सबसे पहले रुक करेंगे मुमताज़ जमाली का, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मुमताज़, बताएगा अब वक्त जो है वो 1 बज गया है और पीछे 4 घंटे जो हैं वो बाकी हैं, तो क्या कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? पोलिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा है? देखें जी, बिल्कुल बड़ी गहमा गहमी है। वकला की बड़ी तादाद सिटी कोर्ट पहुंच चुकी है और वोटिंग का अमल जारी है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये जो है दोनों सदारती नशिस्त के हामी हैं और वोट जो है मांग रहे हैं। मैडम जो है खालिद मुमताज़ के लिए वोट मांग रही हैं। बिल्कुल उसके सामने जो है आमिर नवाज वड़ाइच के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। मैडम, किसके लिए वोट मांग रही हैं आप? खालिद मुमताज सदर पे। अच्छा, ये मुनफरद अंदाज है वकला का कि यहाँ पर वोट भी मांगे जाते हैं। वोटिंग का अमल भी जारी है, 5 बजे तक जारी रहेगा। 1 बजे के बाद सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक भी है। मेरा कैमरामैन उस तरफ भी आपको दिखाएगा कि बिल्कुल गम जफीर है। वकला की बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं, ख़वातीन वकला की बड़ी तादाद मौजूद है।
कुछ वकला ख़वातीन ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों के हमरा जो है वोट कास्ट करने आई हैं, अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करने आई हैं। ये सिटी कोर्ट के बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। मैं जो जहाँ पर मौजूद हूँ ये सीट चौक कहलाया जाता है। इस तरफ भी पोलिंग स्टेशंस हैं, मेरे इस तरफ भी पोलिंग स्टेशंस हैं, बिल्कुल सामने भी पोलिंग स्टेशंस हैं। 28 पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त जो है इंतखाबात और वोटिंग का अमल जारी है। सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबले हैं और बड़ा दंगल है तीनों उम्मीदवार के दरमियान, जिसमें नईम कुरैशी, आमिर वड़ैच, खालिद मुमताज़। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त पर भी जो है मुकाबला है। नसरुल्लाह कोराई, हुसैन बख्श, सारियो अख्तियार चना के दरमियान भी जो है कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी ख़वातीन वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ दीगर वकला मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं, किसको वोट करने आई हैं आप? मैं खुद कैंडिडेट हूँ, सीरियल नंबर 13। कैंडिडेट हैं, क्या मंशूर लेकर आई हैं वकला के लिए? सर, मंशूर ये है कि अपनी फीमेल फैटर्निटी के लिए काम करना है, जितना हो सके भरपूर अपनी बार के लिए काम करेंगे। बस उम्मीद ये जीत जाए इंशाल्लाह, फिर बाकी बातें बाद में। बिल्कुल जीत जाएँ, बाकी की बातें बाद में भी की जा सकती हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन वकला बड़ी तादाद में इस बार जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कमोबेश 9000 से ज़ायद वकला अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त जो है आमिर नवाज़ वड़ैच के एक हामी यहाँ पर वकील मौजूद हैं। सर, क्या मंशूर है आमिर नवाज़ वड़ैच का? आमिर नवाज़ वड़ैच का जो मंशूर है वो तो सबको पता है कि यंग वकला के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। और दूसरे भी जो है ना, जहाँ पर भी आमिर नवाज़ वड़ैच किसी रंग, नस्ल, किसी कौम को नहीं देखता है। जहाँ पर भी किसी वकील का मसला होता है, आमिर नवाज़ वड़ैच की आवाज़ है वहाँ पर, आमिर नवाज़ वड़ैच वहाँ पहुँचता है, सब लोगों की मदद करता है और हेल्प करता है। सब लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है। ये आमिर नवाज़ जो सदारती नशिस्त के उम्मीदवार हैं उनके हामी थे और उन्होंने अपने उम्मीदवार का मंशूर बताया। इसी तरह दीगर जो एमएमसी के कैंडिडेट हैं उनको नंबर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। 1 से लेकर 48 से यहाँ पर एमएमसी के कैंडिडेट हैं और टोटल 11 नशिस्तें हैं। यहाँ पर भी आप मनाजिर देख सकते हैं कि वकला जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हाथों में कार्ड लिए हुए हैं और बैनर्स भी जहाँ पर आवेज़ा हैं सिटी कोर्ट में। और वकला जो है बड़ी तादाद में इस वक्त भी आने का सिलसिला जारी है। 1 बजे के बाद मजीद जो है वकला यहाँ पर आएंगे और 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी, 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा और उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। मुमताज़ जमाली हमें सिटी कोर्ट से अपडेट कर रहे थे और वहीं पे हमारे दूसरे नुमाइंदे जवाद आसिफ भी मौजूद हैं, जबकि मलीर कोर्ट से हमें अपडेट करेंगे नुमान गुल। हम रुक करते हैं जवाद आसिफ की तरफ। जी जवाद, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है और उम्मीदवार जो हैं वो किस हद तक पुरअज़्म हैं कि वो जीत कर आवाम की खिदमत करेंगे? जी बिल्कुल, देखें सिटी कोर्ट में इस वक्त हमें चारों जानिब गहमा गहमी नज़र आती है। बड़ा मार्का है, बड़ा दंगल है। पोलिंग का आगाज़ कराची बार के सालाना इंतखाबात का 9 बजे हुआ था और अब 3 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं। पोलिंग का अमल अब तक पुरअमन तरीके से जारी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हिमायती उनके हक़ में जो है वो नारे भी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और एमएमसी के जो कैंडिडेट है ताहिर के देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पुरजोश है अपने कैंडिडेट के लिए और इनके हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर के लिए उम्मीदवार हैं। बात करते हैं। ताहिर साहब, बताइएगा कितना पुरअज़्म है आप अपनी जीत के लिए? बिल्कुल, हम तो अपनी कैंपेन से और जो मेरे सपोर्टर हैं उन सब की कोशिशों से पिछले 2 महीने से हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो हम 100% श्योर हैं कि हम जो हैं टॉप पे फिनिश करेंगे इस 2024 एमएमसी के इलेक्शन के लिए। अच्छा, अभी तो पता है जो पोलिंग का अमल जारी है, आप मुतमईन हैं इससे? कितना साफ शफाफ इलेक्शन ये होने जा रहा है? बिल्कुल, ये हम मुतमईन है कि ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, जिसके रीज़न ये है कि एक पोलिंग स्टेशन पे 3 जजेस को तैनात किया गया है और उनका स्टाफ है जो मोर देन 10 स्टाफ है और ये सब मिल के जो है इलेक्शन को शफाफ तरीके से जो है कंप्लीट करेंगे। इस पे हमें पूरा यकीन है कि ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। अच्छा, थोड़ा अपना मंशूर के बारे में बताइए और किस तरीके से कैंपेन रही और आज किस तरीके से आप लोग कैंपेन कर रहे हैं?
देखें, हम एमएमसी जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी है, हमारा सीरियल नंबर 45 है। आप देख सकते हैं हम इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। मोर 48 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, और ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट जो है इलेक्शन एमएमसीज़ का होता है कराची बार एसोसिएशन में, जिसमें 11 डिफरेंट सीट्स हैं। और जो हमारा मंशूर, हमारी जो पोजीशन हमें दी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 पे फिनिश करते हैं तो हम लीगल एजुकेशन कमेटी के लिए जाएंगे। लीगल एजुकेशन कमेटी में लॉयर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। जो एमएमसी होता है उसको चेयरमैन बना दिया जाता है उस पर्टिकुलर एजुकेशनल उस कमेटी का। तो उसके साथ साथ एक और हमारे मंशूर में ये बात है कि हम यंग लॉयर्स के लिए डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, और हम जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफरेंट क्लर्कशिप्स प्रोग्राम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डीजे के पास भी और अब हायर आपको किया मलीर कोर्ट से बराह रास्त मनासर दिखाएंगे। इंतखाबात जारी हैं जहां से हमें अपडेट करेंगे नुमान गुल। जी नुमान, बताएगा कैसी गहमा गहमी वहां पर देख रहे हैं? क्या इंतखाबात जो हैं, पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। मलीर एसोसिएशन में भी, मलीर बार एसोसिएशन के भी इंतखाबात जारी हैं। इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में वकला मलीर कोर्ट में मौजूद हैं जो कि अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने आ रहे हैं। तकरीबन कोई 1200 से ज़ायद ये वोट हैं जो कि अपने अपने उम्मीदवारों को दे रहे हैं। वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर चेन बनाकर भी खड़ी हुई है जो कि अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो उनकी कामयाबी के लिए पुरअज़्म भी हैं, और जितने भी वकला वोट डालने आ रहे हैं उन्हें जो है वो अपने कैंडिडेट के हवाले से आगाह भी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रेसिडेंट यानी सदर की नशिस्त पर जो उम्मीदवार हैं लुत्फुल्ला सेलरो साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ लेकर आए हैं, क्या आपका विजन है अब आज के ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके हवाले से? मैं सबसे पहले सिटी 21 का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आज मलीर बार में आए, और मैं समझता हूँ ये पहला चैनल है जो हमारी जो है मलीर बार में कवरेज करने के लिए आए। मैं इससे पहले 3 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, और 2021 में मैं दोस्तों के तावन से प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। और इस बार भी मुझे दोस्तों ने बोला कि आ जाएँ और आप जो है ना वेलफेयर का काम संभालें। और मलीर बार में जो है ना आपने देखा होगा सालाना इंतखाबात होते हैं। आज 1249 वोटर जो है ना अपने हक़ का इस्तेमाल करेंगे, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो जो है ना मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे। और इससे पहले भी जो भी वकला के जामे जो भी होते इकदाम वो मैंने लेडीज़ बार मेरे दौर में बनी जब मैं जनरल सेक्रेटरी था। ये जो नई बिल्डिंग बन रही 34 करोड़ की, इसका भी मेरे दौर में जब मैं सदर था उसी दौरान इफ्ता किया गया। IT डिपार्टमेंट हॉस्पिटल मैंने यहाँ पे बनवाया, और 50 एकड़ जो ज़मीन थी उसका भी मैंने कब्ज़ा लिया हुआ। इंशाल्लाह मेरा विजन ये है कि मेरे आने से हर वकील को, मलीर बार के हर वकील को इंशाल्लाह ताला उसको अपना घर मिलेगा। हर वकील के लिए रिटर्नशिप के लिए काम करेंगे, उसको अपना रोज़गार दिलवाएंगे। अच्छा, वकीलों में क्या मसाइल होते हैं उनके, और क्या वेलफेयर के काम आप करने जा रहे हैं, और क्या उम्मीद है इलेक्शंस के हवाले से, कैसा रिजल्ट देख रहे हैं अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि नौजवान वकील ज़्यादा आ गए, तो नौजवान वकीलों में थोड़ा सा जो वो मैं समझ रोज़गार का है वो मसाइल होते हैं। और जो रिटर्नरशिप है हमारे पास, जो लीगल एडवाइजरी है वो बड़ी बड़ी फर्म्स के पास हैं, वो नीचे तक नहीं देती हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मलीर के अंदर आपने देखा होगा कि जोन्स बने हुए हैं, हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, वो यहाँ के लोकल वकील को जो है ना वो नहीं रख रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं डिप्टी कमिश्नर से सारी लिस्ट मंगा के, मैं अगर उन्होंने नहीं रखे तो मैं खुद खड़े होकर उनके खिलाफ मैं FIR लॉन्च करवाऊँगा। और इंशाल्लाह ताला मलीर के हर वकील को मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम एक रिटर्नशिप या एक लीगल एडवाइजरी दिला सकूं। ठीक है, लुत्फुल्ला सेलरो साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि वो क्या विजन लेकर आए हैं। और यकीनी तौर पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है जो कि 9 बजे से शुरू हुआ है, और ये अमल जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। 5 बजे के बाद ही रिजल्ट आना शुरू होंगे। जी मुमताज़ जमाली का रुख करते हैं एक बार फिर, जो सिटी कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताएगा कि जैसा कहा गया कि 1 बजे के बाद जो है वो 1 घंटे की ब्रेक हो जाएगी, तो क्या 5 बजे के बाद भी कुछ वक्त दिया जाएगा कि जिनकी वोट रह गया है उनको वक्त दिया जाए कि वो भी अपना वोट कास्ट कर सकें?
देखिए जी 5 बजे जो है वोटिंग का अमल वैसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो वकला पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होते हैं उनको ये इजाज़त दी जाती है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वकला अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता ये है कि ये जो रिटर्निंग अफसरान है वो भी जजेस हैं, जिसमें जुडिशल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज और सीनियर सिविल जज होते हैं। उनकी सरबराही में, उनकी निगरानी में ये तमाम तर वोटिंग का अमल होता है। उसके बाद पहले जो इंतखाबात के नताइज जारी किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और लाइब्रेरियन, इनके नताइज सबसे पहले जारी किए जाएंगे। उसके बाद मेंबर मैनेजिंग कमेटी के नताइज जारी किए जाएंगे, क्योंकि मेंबर मैनेजिंग कमेटी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, 48 उम्मीदवार हैं, 11 नशिस्तें हैं। और यही नहीं, सिटी कोर्ट में इस वक्त जो उम्मीदवार हैं उनके हामियों को जाने से छोटी बड़ी रैलियाँ भी निकाली जाती हैं, जिसमें उनके बैनर भी आवेज़ा हैं, हाथों में लगाए खड़े हैं, और ये पूरी सिटी कोर्ट का गश्त करते हैं, राउंड लगाते हैं। इस वक्त तक पुरअमन माहौल में ये वोटिंग का अमल जारी है। 1 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक होता है, ये लंच ब्रेक कहा जाता है। उम्मीदवार भी खाना खाते हैं, इलेक्शन अमला भी खाना खाता है। उसके बाद एक मरतबा फिर ये वोटिंग का अमल शुरू होता है। जो ब्रेक के बाद वोटिंग का अमल शुरू होता है वो ज़्यादा अहम होता है, उसमें ज़्यादा तादाद में वकला जो हैं आते हैं। चूँकि आज वीकेंड है तो वकला ज़्यादा जो हैं शाम के औकात में ये वोट कास्ट करने आते हैं। तो 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद नताइज जारी होंगे। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम सिटी कोर्ट के अंदर किए गए हैं। सिटी कोर्ट के अतराफ लेडीज़ पुलिस समेत दीगर पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। सिटी कोर्ट के अंदर भी वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात हैं। मेरा कैमरामैन एक मरतबा फिर आपको ये मनाजर दिखाएगा कि किस तरह वकला जो यहाँ हैं और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल अगर सिटी कोर्ट के दाखिली रास्ते से लेकर खारजी रास्ते तक वकला ही वकला नज़र आ रहे हैं। आज कोई भी जो है गैर मुतल्लिक शख्स को अदालत में आने की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ वकला हैं और इलेक्शन का अमला है और दीगर जो सपोर्टिव अमला है वही है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर भी जो है बड़ी तादाद में वकला खड़े हैं। ये एमएमसी जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी है, ये उनके कैंप से यहाँ पर, और कमोबेश 48 कैंप्स जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। ना सिर्फ उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं और वोटों की दरख्वास्त कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके हामी जो हैं वो भी वोटों की दरख्वास्त कर रहे हैं। और ये अमल 5 बजे तक जारी है। दरख्वास्त कर रहे हैं। ये अमल 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा और फिर नताइज का ऐलान किया जाएगा। आज अहम दिन है, कराची बार के सालाना इंतखाबात हैं। हमें इस हवाले से जवाद आसिफ, मुमताज़ जमाली और नमान गुल अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। एक और अहम खबर शामिल करें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आजिज़ जमाली। कराची समेत मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों सूबों में हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। 17 और 18 दिसंबर को रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग होगी। 19 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत की जाएगी। बुध को रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। कागजात नामजदगी 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलों पर ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक फैसले देंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी 12 जनवरी तक हो सकेगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। गरीबाबाद अंडरपास में डकैती मज़ाहमत के दौरान सर पर चोट लगने से जख्मी होने वाली खातून दम तोड़ गईं। मुतवफ़िया की बेटी ने हुकूमत से इंसाफ की अपील कर दी है। पुलिस की तहकीकात के हवाले से जानेंगे मोहम्मद हमाद से, जो सर्द खाने के बाहर मौजूद हैं। शाम जो है शरीफाबाद तहरीकी हुदूद गरीबाबाद अंडरपास पर जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो है रक्षता नामी खातून अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। इसी दौरान जो है मोटरसाइकिल पर 2 मुलज़िमान ने इनसे पर्स छीनने की कोशिश की और इस पर्स छीनने की कोशिश के दौरान उन्हें मज़ाहमत की और ये मोटरसाइकिल से गिरी और इनके सर पे जो है वो चोट लगने से ये जो है शदीद ज़ख्मी हुई। मुलज़िमान जो है वहाँ से फ़रार हो गए। इनको फ़ौरी तौर पर जो है खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जो है चोटें ज़्यादा लगने की वजह से जो है वो दौरान इलाज बाक हो गई।
مقتولہ کی بیٹی ہیں اور ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس وقت جو ہے سرد خانے کے باہر موجود ہیں اور یہاں سے جو ہے لاش وصول کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. پولیس حکام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ واقعے کی جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے. واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے بعد جو ہے وہ تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا, جبکہ اہل خانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے مقتولہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ نازم آباد نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی اور اس کے بعد تدفین جو ہے وہ بلدیہ کے قبرستان میں کی جائے گی. پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ ملزمان جو ہے کس راستے سے آئے اور کس راستے کی طرف فرار ہوئے, ان کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. جبکہ ان کی بیٹی کا اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے کہ ان کی جو والدہ ہے وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں جو ہے وہ پڑھاتی تھی اور جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے اس وقت گھر کی جانب نازم آباد جا رہی تھی. اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جو ہے واقعے کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے. جی. کراچی کی سیاست میں ہلچل. ایم کیو ایم اور نون لیگ کی تیسری بیٹھک انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کا ساتھ چلنے پر اتفاق ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید رپورٹ کریں گے شعیب مختار. انتخابات کی تیاریاں سیاسی جماعتوں نے صف بندی کر لی. مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم نے ہاتھ ملا لیے. مسلم لیگ نون کے وفد کی نہال ہاشمی کی قیادت میں ایم کیو ایم کی قیادت سے ملاقات کراچی میں ہوئی. دونوں جماعتوں کی مشاورتی کمیٹی نے عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق مختلف امور پر مشاورت کی. پاکستان ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر امین الحق بولے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق ہماری آج کی ملاقات اچھی رہی ہے. جی ڈی اے, جے یو آئی اور دیگر جماعتوں سے رابطے بھی جاری رکھیں گے. سندھ کے اندر رہنے والی تمام بڑی سیاسی جماعت جو کہ پچھلے 15 سال سے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, جی ڈی اے ہو, جے یو آئی ہو یا فنکشن لیگ ہو, ان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ کوارڈینیشن بنائی ہے. ان کے ساتھ آپس میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ جو کرپشن ہے اس کو روکا جا سکے اور سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے, پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے. نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ میاں صاحب اور مریم صاحبہ پورے پاکستان سے انتخابات میں حصہ لیں گے. کیا کراچی علاقہ غیر ہے یا کراچی افغانستان میں, ہندوستان میں؟ کراچی پاکستان میں اور وہ پاکستان کے لیڈر ہیں, وہ ہر جگہ سے الیکشن میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم رہنماؤں نے آئین میں ترامیم کے ذریعے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی پر بھی زور دیا. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. اسٹریٹ کرائم اور بڑھتی ہوئی وارداتیں شہریوں کے ساتھ ساتھ صنعت کاروں کے لیے بھی درد سر بنی ہوئی ہیں. چیئرمین لا اینڈ آرڈر کمیٹی عبدالہادی کا کہنا ہے 157 کیمروں کی مدد سے 60 انڈسٹری ایریا کے داخلی اور خارجی راستوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں ایاز رانا سے. جی بالکل, جہاں انڈسٹری والوں کے لیے گیس بجلی ایک بڑا مسئلہ ہے, ساتھ ساتھ جو ہے لا اینڈ آرڈر کو بھی اگر بات کی جائے تو انڈسٹری زون جو ہوتے ہیں یا جو انڈسٹریل ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ چوری, چھینا جھپٹی, اس کے واقعات بے تحاشا جو ہے وہ ریکارڈ ہوتے رہے. پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا. اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے سائٹ جو کہ پاکستان کا سب سے پہلا جو ہے وہ انڈسٹریل زون جس کو اگر کہا جائے, جس کا بنیاد جو ہے وہ قائد اعظم کے ہاتھ سے رکھی گئی تھی, اس ایریا کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم تعمیر کیا گیا. اگر میں اپنے کیمرامین سے کہوں تو وہ دکھائیں گے. یہ تقریباً 4000 سے زائد ایکڑ پہ مشتمل یہ ایریا ہے انڈسٹریل, جس کو سائٹ ایسوسیشن بولتے ہیں. ان کے لیے جو ہے تقریباً 157 سی سی ٹی وی کیمراز کے تھرو جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک مانیٹر روم بنایا گیا ہے جو کہ منسلک ہے سینٹرل کمانڈ جو روم ہے اس کے ساتھ, اور یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے یہاں پہ پولیس بھی موجود ہے. یہاں پہ سینٹرلائز جو ہے وہ پولیس کا جو VHF ہے اس کے ساتھ بھی لنک ہوا ہوا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو چیئرمین ہیں اس وقت لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے, عبدالہادی. انہی سے جانتے ہیں ہادی صاحب کس نے اس نے ہیلپ کری ہے اس میں, یا یہ آپ کا از خود جو ہے آپ لوگوں نے مل کے خود بنایا, تو کیا اس سے کتنا آپ لوگوں کو ہیلپ مل رہی ہے؟ اس سسٹم میں جیسا آپ نے بتایا 157 کیمراز ہیں جن کی 24/7 مانیٹرنگ ادھر سائٹ ایسوسیشن کے دفتر میں ہوتی ہے, جس کا سارا ایکسپینس ہم بیئر کرتے ہیں. مانیٹرنگ کے علاوہ یہ پورا ایک سسٹم ان پلیس ہے جس میں ہم نے, جس طرح آپ نے میپ میں دکھایا تھا, اس میں ہم نے جو آنے جانے کے راستے تھے جہاں سے کرمنلز آتے تھے انڈسٹریل ایریا میں اور واردات کر کے واپس جاتے تھے, ان راستوں کو والز بنا کے بلاک کیا اور وہاں پہ جو انٹریاں کھلی رکھی اس پہ ہم نے پیکٹس بنا کے وہاں پہ گارڈز ڈپلوائے کیے تاکہ اس کی مانیٹرنگ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بائکس اور موبائلس پرچیز کی جس میں ہم اپنا پورا پیٹرولنگ سسٹم خود مانیٹر کر کے خود چلاتے ہیں.
ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कोई भी वाक़या होता है, सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट होता है। उसकी बेसिस के ऊपर जो क्राइम यहाँ पे रिपोर्ट होता है, उसकी बेसिस पे हम हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके वहाँ पे अपने पेट्रोलिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनस्बत बाकी एरियाज़ के। जैसे अब्दुल्ला हादी ने तफसीलन हमें बताया, और उनका कहना है कि ये असखुद खुद इसके ऊपर ज़िम्मेदारी के तहत जो है इन्होंने अपना ये कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया, जो कि मुंसलिक है सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल रूम के साथ। अब यहाँ के जो इंडस्ट्री वाले हैं वो पहले अगर कोई भी उनके साथ वाक़या होता है, जो कि अगर 2011 की बात करें तो शहर में बहुत ज़्यादा जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब थी, ये उस वक्त कायम किया गया और अब तक ये फ़ाल है। और ये यहाँ पर ही क्विक रिस्पॉन्ड के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीमें खुद तैयार की हुई हैं। जी, अब आपको बताएं कि हुकूमत का आवाम को तोहफा पेट्रोलियम मस्तनुआत 10 से 14 रुपए तक सस्ती कर दी गई हैं। पेट्रोल 267 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया है। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 14 रुपए कमी से 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए सस्ता होकर 276 रुपए 21 पैसे, मिट्टी का तेल 10 रुपए कमी से 191 रुपए और लाइट डीजल 11 रुपए कमी से 164 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल सस्ता होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहा कि अब किसी हद तक बचत मुमकिन हो सकेगी। निगरान हुकूमत अच्छे इक़दाम कर रही है। पेट्रोल की वजह से तो सारी महंगाई हो रही है, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। बस कोशिश है, अगर हुकूमत अच्छी है, ये निगरान हुकूमत है, दूसरी हुकूमत से निगरान अच्छी है जो कुछ आवाम का भला सोच रही है। कि हमारी जो काम होता है रोज़ का पेट्रोल पे ही होता है। पेट्रोल बढ़ा तो क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या लेके जाएंगे, लेकिन अब पेट्रोल सस्ता हो गया, यही हमारी बचत है, 400-500 भी बचत है। कम से कम जो है ना 100 रुपये और कम हो जो है ना। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि तनख्वाहें है ही नहीं आवाम की, ना जो है ना प्राइवेट सेक्टर की, तो इस सिलसिले में बिल्कुल जो है ना वो ताउन करे। जो शहरियों ने निगरान हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद सस्ती करने की तवक्कुआत भी लगा ली। कैमरामैन मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रिटेलिटी स्टोर्स ने अवाम को रिलीफ दे दिया। मरूफ ब्रांड्स का घी 17 रुपये, कुकिंग ऑयल 37 से 48 रुपये और चाय की पत्ती 60 से 110 रुपये तक सस्ती कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर पर तेल की और चाय की पत्ती की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। मुख्तलिफ कंपनियों ने तेल घी की कीमतों में कमी की है। अगर हम घी की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर घी जो है वो 17 रुपये किलो जो है वो सस्ता हुआ है। इसी तरीके से अगर हम तेल की बात करें तो तेल फी लीटर 37 रुपये से लेकर 48 रुपये लीटर तक सस्ता हुआ है। और इसी तरीके से अगर बात करें चाय की पत्ती की तो चाय की पत्ती जो है तकरीबन 60 रुपये से 110 रुपये तक सस्ती हुई है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं आप क्या कहेंगी जो तेल घी सस्ता हुआ है उस पर आप समझती हैं कि रिलीफ मिलेगा महंगाई से आपको? देखें, ये तो इतनी महंगाई है, अब तो इनको करना चाहिए। अब इतनी सैलरियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आवाम भूखी मर रही है। देखो क्या हालात है। हम लोग यूटिलिटी स्टोर पे ही आते हैं, हमें उधर से अच्छा मिले। अगर अच्छा मिले तो अच्छी बात है, हम इधर ही आएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले भी आते थे, इधर से लेके जाते थे। हमें कहीं ना कहीं से कोई थोड़ा लीव मिलेगी तो हम उधर ही जाएंगे। बाहर तो बहुत महंगा, हम गरीब लोग नहीं कर सकते। मैं तो पहले वैसे ही बेवा हूँ। अभी 8 महीने में मेरे मियाँ का इंतकाल हुआ, छोटे बच्चे हैं मेरे, अभी तक कोई आसरा नहीं है मेरा। यही है कि मैं इधर आती हूँ, मुझे थोड़ा फ़ायदा हो तो मैं इधर से ले जाऊँ। अपने फ़ायदे के लिए मैं आई हूँ। आई महमूदाबाद आज़म बस्ती से हूँ मैं। तो अगर हमें ये सही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम लेंगे, इधर से लेंगे। अगर नहीं मिला, कहते तो है लेकिन करते नहीं है। करेंगे तो फिर अब मिलेगा तो फिर देखेंगे कि हमें मिला है। नहीं, जो कंपनियों के जब रेट कम होते हैं तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें उस रेट पे मिलने लगती हैं। अभी जो है वो कंपनियों ने जैसे कि मैं बताया कि चाय की तो मैं देख रही हूँ खबरों में बता रहे हैं कि जाए आप यूटिलिटी स्टोर पे। साथ ये भी कह रहे हैं कि उधर जाते हैं दालें नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है। तो लेकिन हर चीज़ है, अभी तो है मौजूद, लेकिन आटा नहीं है। मैं तो ज़्यादा आटे के लिए आई थी। चलो वो भी आ जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तो जो है वो मैं ले के जाती हूँ, देखती हूँ कितना मुझे बचत होता है, क्या मसला है, तो इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, ये थी खातून जिनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया सस्ती हुई है अच्छी बात है, इससे यकीनन महंगाई से रिलीफ मिलेगा। लेकिन साथ साथ इनका ये भी मुतालबा सामने आया है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो बुनियादी ज़िंदगी की अशिया जिसमें आटा है उसकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी की मुश्किलात कम हो सकें। जी। ANF और निजी स्कूल की जानिब से बल्दिया टाउन सईदाबाद में मनशियात के खिलाफ आगाही वॉक और स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे शाहज़ेब हुसैन। आज मैं बल्दिया टाउन सईदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि आज एंटी नारकोटिक फोर्स के तवज्जुह से यहाँ के निजी स्कूल ने
منشیات سے نمٹنے کے لیے منشیات کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس اسکول کے گراؤنڈ میں رنگا رنگ تقریبات کا بھی جو ہے سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت نجی اسکول کے جو آنر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. سلیم صاحب، آج آپ نے منشیات کے حوالے سے اینٹی نارکوٹک فورس کے تعاون سے ایک واک کی گئی، بلدیہ ٹاؤن کے مختلف شاہراہوں سے گزرے اور یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوئی. اس کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نوجوان نسل کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ منشیات جو وہ پھیلتی جا رہی ہے. کہیں پر گریڈز کے چکر کے اندر کہ جیسے آئس کا نشہ کالج یونیورسٹیز کے اوپر لیولز کے اوپر پہنچ چکا ہے، اسی طریقے سے یہ منشیات جو بڑی تیزی کے ساتھ نچلے سطح کے اوپر یعنی کہ اسکول لیولز کے اوپر بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس سے نوجوان طبقے کو ہم نے آگاہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے منشیات ایک جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے، اور آپ کے لیے جو صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ANF کا کہ انہوں نے اس علاقے کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر جتنے بھی گراؤنڈز ہیں اس میں سے تقریباً 70% گراؤنڈ جو ہیں وہ منشیات گاہ کی آماجگاہ بن چکے ہیں. صرف 20% ایسے گراؤنڈز ہیں کہ جہاں پر جو کہ بچے ہوئے ہیں. تو ان کو گراؤنڈز کی طرف ایک طرف راغب کرنا کہ یہ صحت مندانہ سرگرمیاں آپ کے لیے کتنی جو ہے وہ ضروری ہیں. تو اسی اویئرنیس کے چکر کے اندر اپنے طالب علموں کو اور والدین کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ وہ اس چیز سے اویئر ہوں کہ منشیات جو ہے ایک بری لعنت ہے اور اس سے بچا جائے. جی بالکل، منشیات ایک بری لعنت ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے اس کے حوالے سے آگاہی بھی لازمی ہے. آج جو ہے اس بلدیہ ٹاؤن میں یہاں پر رنگا رنگ تقریب کا سلسلہ جاری ہے. اسکول کے طلباء طالبات کی جانب سے اسپورٹ ڈے بنایا جا رہا ہے تاکہ صحت مندانہ سرگرمیاں کرتے ہوئے وہ اس معاشرے سے برائیوں کو ختم کر سکیں. جی اب آپ کو بتائیں کہ ماؤں کی گرتی صحت اور بڑھتی آبادی ماہرین صحت تشویش کا شکار ہو گئے ہیں. ماہرین بچے کی پیدائش میں وقفے کو لازمی قرار دے دیا. رپورٹ کریں گے عرفان عباسی. صحت مند ماں تو بچہ بھی توانا ہوگا. مقامی ہوٹل میں محکمہ صحت کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوصلہ افزائی کے لیے ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خطاب کرتے ہوئے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر فرحانہ میمن کا کہنا تھا کہ خواتین کو فیملی پلاننگ کے لیے تیار کرنا ناگزیر ہے. 2 سال تک جب تک وہ بچے کو دودھ پلائے گی، آئرن اور کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جانا بے حد ضروری ہے. ہر گھر میں جتنی بھی خواتین جب وہ حاملہ ہوتی ہیں اور یہ ان کی اینٹی نیٹل کیئر میں جب ان کی وزٹس کرتی ہیں تو ان کو فیملی پلاننگ کے لیے تیار کریں تاکہ وہ جب ڈیلیور کریں تو وہ پوسٹ پارٹم جو کہ فیملی پلاننگ کے جو کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد فوری طور پہ ہم ان کو کسی میتھڈ پہ شفٹ کرتے ہیں اس پہ وہ شفٹ ہوں. دس از ہمارا اس سال کا جو FP 2030 کا ہمارا ٹارگیٹس ہے وہ یہی ہے پوسٹ پارٹم. اس سے یہ ہوگا کہ 2 سال تک وہ جب تک اپنے بچے کو دودھ پلائے گی جب تک اس کا بچہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے، اس کو اسی طرح سمجھانا ہے. ورک شاپ سے خطاب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد میمن کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد ہر ماں کو بیماری سے بچانا ہے. بہت زیادہ بچوں کی پیدائش سے ماں کمزور ہو جاتی ہے. جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو بنیادی کام جو تھا وہ فوکس بھی ہمارا اسی پر ہے کہ دوبارہ سے جو اپنے کام سے وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گئی تھی اور ملٹی ٹاسکنگ بہت سارے کام ہم نے ان پر برڈن کر دیے ہیں. تو اب ان کے اصل کام کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اسی طرف لائیں. 1 بچے یا 2 بچے والی مائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 2 بچے پیدا کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 3 بچے ہم یہ کہتے ہیں آپ برتھ اسپیسنگ کریں. ہر بچے کے بیچ میں 3 سال کا وقفہ ہونا لازمی ہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کو اور زیادہ اپ گریڈ نالج کرنا، تاکہ آج کل جیسے ہمارا سب سے بڑا ایشوز یہ بھی ہے، چیلنج ہے کہ اگر ہماری ملک کی اور ترقی کرنا ہے تو ہمیں اپنے پاپولیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے. ورک شاپ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو خصوصی تربیت بھی فراہم کی گئی، جس کا مقصد کمیونٹی کا ذہن سازی کرنا اور آبادی میں کمی لانا تھا، جو اس وقت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کیمرامین عمران کے ساتھ عرفان عباسی، سٹی 21. اب بات کریں موسم کے حوالے سے اور آپ کو آگاہ کریں کہ شہر کات میں فضائی آلودگی برقرار ہے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا. اس حوالے سے مزید بتائیں گے فرحان خان. بالکل، شہر قائد کی فضا میں جو ہے وہ آلودگی کے ڈیرے ہیں. اس وقت جو ہے وہ شہر قائد جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ جا پہنچا ہے، جبکہ صبح کے اوقات میں آلودگی کے ذرات جو ہیں وہ 242 پرٹیکولر میٹر ریکارڈ کیے گئے تھے. لیکن اس وقت جو ہے وہ آلودگی کے ذرات میں جو ہے وہ اوش روبہ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق جو ہے وہ آلودگی کے ذرات 342 پرٹیکولر میٹرز تک جا پہنچے ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ شہر قائد جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں جو ہے دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے. ماحولیاتی ماہرین کے مطابق جو ہے وہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. عموماً جو ہے ہوائیں شمال مشرق کی مغرب کی سمت چلتی ہیں، لیکن جو ہے ہوائیں جو ہے وہ نومبر اور دسمبر کے اندر جو ہے وہ
وہ ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ہوائیں شمال مشرق میں چل رہی ہیں، جس کے بعد جو ہے آلودگی کے ذرات جو ہے بڑھ رہے ہیں. جبکہ دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شہر قائد کے بیشتر مقامات پہ جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے ہیں، جن کی باعث جو ہے وہ گرین بیلٹ کا جو ہے وہ مکمل خاتمہ ہو گیا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ ان سے اٹھنے والا دھواں اور مٹی جو ہے وہ آلودگی کے ذرات میں جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے. ماحولیاتی ماہرین کے مطابق جو ہے وہ شہری جو ہے گھر سے غیر ضروری نہ نکلیں، کیونکہ 100 سے 200 پارٹیکولیٹر میٹر جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں. ابھی جو ہے وہ موجودہ پارٹیکولیٹر میٹر جو ہے وہ 342 تک جا پہنچے ہیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں. یہ اتنے زیادہ باریک ہوتے ہیں، انسانی بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، جو ہوا کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نزلہ، کھانسی، زکام اور ان جیسی بیماریوں میں جو ہے وہ امراض میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ماحولیاتی ماہرین کے مطابق جو ہے وہ شہری غیر ضروری ملک میں عام انتخابات کا شیڈول جاری ہوتے ہی الیکشن کمیشن میں ہنگامی بنیادوں پر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے آج شمالی سے. جی دیکھیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول کا اعلان ہوتے ہی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. آج ہنگامی طور پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر کھلے ہیں اور کل اتوار کے روز سے جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی. اتوار اور پیر کو ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ ہوگی، جبکہ منگل کے روز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی جو ٹریننگ ہے وہ ہوگی. اس ٹریننگ کے بعد ہی بدھ کو جو ہے ریٹرننگ افسران کی جو فہرست ہے وہ آویزاں کی جائے گی اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو سلسلہ ہے وہ 20 دسمبر سے شروع ہو جائے گا. 20 سے 22 تک جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے اور پھر 23 دسمبر کو امیدواروں کی فہرست آویزاں کی جائے گی. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 دسمبر سے 30 دسمبر تک کی جائے گی اور ریٹرننگ افسران کے جو فیصلے ہوں گے جانچ پڑتال کے بعد ان کے خلاف 3 جنوری تک اپیلیں دائر کی جا سکیں گی. الیکشن کمیشن کے مطابق اپیلوں پر جو ٹریبیونلز بنیں گے وہ 10 جنوری تک فیصلے دے دیں گے اور 11 جنوری کو نظر ثانی شدہ جو فہرست ہے امیدواروں کی وہ جاری کی جائے گی اور 12 جنوری آخری دن ہوگا جس دن امیدوار دستبردار ہو سکیں گے. امیدواروں کی دستبرداری کے بعد 13 جنوری کو امیدواروں کو نشانات الاٹ ہو جائیں گے اور یہ آخری دن ہوگا اس پورے پروسیس کا، جبکہ الیکشن کمیشن نے اس کے تمام شیڈول کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. ٹریننگ 18ویں بین الاقوامی کتب میلے کے تیسرے روز بھی شہریوں کی جوک در جوک آمد کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے مزید بتائیں گی نمائندہ ایما خان. جی بالکل، ایکسپو سینٹر کراچی میں 18واں بین الاقوامی کتب میلہ جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے اور یہاں پہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جوک در جوک جاری ہے. خاصی گہما گہمی بھی ایکسپو سینٹر میں نظر آ رہی ہے. مختلف اسٹالز پہ جو ہے وہ مختلف اقسام کی کتابیں موجود ہیں. کہیں پہ جو ہے وہ ناولز موجود ہیں. کیمرامین آغا رفیق آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ خاصی کی کتب موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ ناولز بھی موجود ہیں، فکشن کی کتابیں بھی موجود ہیں. یہاں پہ ایک دلچسپ کتاب ہمیں نظر آئی ہے جس میں ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ سندھ کے ماحولیاتی قوانین. چونکہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا بھر کا جو ہے وہ ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے. اس حوالے سے جو ہے ہمارے پاس کتب بھی موجود ہے جس کا نام ہے سندھ کے ماحولیاتی قوانین. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خاتون موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا آپ یہاں پہ کتابیں لینے کے لیے آئی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں، کتنا لوگوں کا رجحان ہے کتابوں کی جانب؟ دیکھیے کتابوں کی طرف لوگوں کا رجحان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. رجحان بدلتے ضرور ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے، مرتے نہیں ہیں. اب یہ ٹھیک ہے کہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ کتاب مر چکی ہے، لوگوں کا ذوق مطالعہ ختم ہو چکا ہے، مجھے تو اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی. میں تو خود 20 سال سے پبلشنگ کے کام میں ہوں اور ہماری تو کتابیں اس طرح بکتی ہیں کہ ہمیں کبھی یہ شکایت نہیں دی کہ کتاب موجود ہے اور خریدار نہیں ہے.
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो पब्लिशर भी, कुतुब के पब्लिशर भी मौजूद थे और इनका भी यही कहना है कि किताबों के मुताला करने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि एक्सपो सेंटर में जारी ये जो कुतुब मेला है इसमें लोगों की आमदोरफ्त और गहमा गहमी जो है वो इस बात का सबूत है कि आज भी लोग जो है वो किताबों से मोहब्बत करते हैं और किताब पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ भी रखते हैं। जी, सिटी स्टेशन के अकब में काम निजी कार कंपनी के शोरूम की पहली मंजिल पर आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। मसीह जाने के जुनेद जावेद से। देखिए जी, सिटी स्टेशन के अकब में निजी कंपनी की गाड़ियों का जो है वो शोरूम बना हुआ है, जहां पर आग लगने का वाकया रूनुमा हुआ था। ये आग जो है रिकॉर्ड रूम के पिछले हिस्से में आग लगी है, क्योंकि ग्राउंड+1 इमारत तामीर है और एक कमरे के अंदर आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड हुकाम को मुतला किया गया। 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पर पहुँची है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से जो है यहाँ पर आग को मुकम्मल तौर पर अब काबू पा लिया गया है। इंतज़ामिया ने जो है मीडिया को अंदर दाखिले से जो है वो इजाज़त नहीं दिए, ताहम मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ पर जो है वो किसी किस्म का भी धुआं उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तकरीबन 25 मिनट ये ऑपरेशन जारी रहा है और 25 मिनट के बाद जो है वो यहाँ पर जो मौजूद फायर ब्रिगेड के जो अमला है उन्होंने इस आग पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। इंतज़ामिया का ये दावा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान भी जो है वो देखने में नहीं आया है। निजी कंपनी के जो मुलाजमीन यहाँ पर शोरूम के बाहर तैनात हैं, उन्होंने मीडिया को अंदर दाखिले से जो है वो इस वक्त फ़िलहाल रोका हुआ है, क्योंकि अंदर जो है उनकी प्राइवेसी है, तो उनकी प्राइवेसी के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की मुदाखलत की इजाज़त जो है वो नहीं दे रहे हैं। ताहम इस वक्त हतमी तौर पर अब आग पर काबू पा लिया गया है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी, जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।